एक दफा फिर जबरदस्त स्टार्ट लिया है पाकिस्तान टीम के ओपनर्स ने। और बल्कि 6 ओवर आई वुड से जो जो पास के अंदर मिस एक चीज चल रही थी वो करके दिखाया है। आई वोंट से कि बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, वोंट से कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग खेल रही है या कोई भारत खेल रहा है, तगड़ी साइड खेल रही है, हमें समझ आती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये यंगस्टर्स हैं, इनका चलता है, ये इन टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। वेयर एज जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जब ऐसी टीमों के खिलाफ भी इस तरह का ना खेल पाए तो उन पर तनकीद तो फिर होगी। और फिर नए प्लेयर्स जब आए और इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो, एक बार फिर आप चेक कीजिए साहिबजादा फरहान, जिसको आज मेरे ख्याल से पहली दफा मौका मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और पता नहीं लोग क्या क्या बोल गए थे कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये तो वो नहीं है, इसको तो खेलना नहीं आता है। वही इंसान आज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है। पीएसएल जो उनका सो कॉल्ड एक टॉप परफॉर्मर की जगह है, वहां पे टॉप किया है। उसके बाद पहला मैच बाहर बैठा, आज खेला 74 रन की 41 गोल पे 4 हाना इनिंग खेली है इंटेंट के साथ। इंसान जीरो पे भी आउट हो जाता है ना ऐसे इंटेंट के साथ। तो पता लगता है कि आप जो है टीम के लिए खेल रहे हैं, तो आपकी यूं ही तारीफें होती है। लेकिन एक दफा फिर उन्होंने शो किया है कि वो किस पर्पल पैच के अंदर है अपने करियर के। जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं टर्निंग इनटू गोल्ड, और सुपर्ब बेसिस बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त छिक्के मार रहे हैं। थोड़ा सा बॉल पीछे मिलता है वो रख के जो है ना मिड विकेट छिक्का देते हैं, थोड़ा सा आगे मिलता है सामने छिक्का मारते हैं। और उनकी जो स्विंग बनी हुई है कई बल्लेबाजों की, जिस तरह आप हारिस ऑन दी अदर एंड देखेंगे, हम बात करते हैं हसन नवाज की भी जरूर बात करेंगे और फिर शादाब खान की भी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। तो अब आप साहिबजादा फरहान का फ्लो देखेंगे, हारिस का देखेंगे, तो एक चीज आपको दोनों के फ्लो में डिफरेंट नजर आएगी। हारिस का बल्ला यूं जब हिट मारने लगता है तो इधर को जाता है, बाहर को, ठीक है। हालांकि आप जो दुनिया के टॉप हिटर्स देखेंगे, जब वो हिट मारने के लिए अपनी बैकलिफ्ट उठाते हैं तो उनका जो बैट है ना ये कमर की तरफ जाता है पीछे को, ये उसके बाद बॉटम एंड आता है नीचे और वो खींच के लेके जाता है। बहुत जबरदस्त टेक्निक के साथ हिटे मारे हैं साहिबजादा फरहान। और जो छिक्का खड़े खड़े भी लेग स्पिनर को मारा है, सिर्फ उस पे उनका बैट फ्लो देखिएगा कि उनका बल्ला पीछे जाता है, कहां को गया है और उसके बाद क्या होता है। ये बल्ला पीछे तभी जाता है इतना पीछे कमर के पास जब आपका जो टॉप हैंड है ना वो स्ट्रांग हो और बॉटम हैंड जो हो वो लूज हो। जिनका बॉटम हैंड भी बहुत तगड़ा होता है, तेज पकड़ा होता है, और ये ऊपर वाला भी, तो उनका बल्ला इधर को खुलता है, विच इज नॉट अ राइट टेक्निक। इसलिए हिट मारने के लिए भी आपको ये वाला हाथ ही शुरू के अंदर स्ट्रांग पकड़ना है ताकि आपका जो बैकलिफ्ट है वो आपकी कमर की तरफ जाए। फिर जब वापसी में जिस तरह गोल्फ में होता है ना, जब आप यूं उठाते हैं तो आपने बड़े इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब आप नीचे को स्विंग खींचते हैं तब आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि गोल्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर। और साहिबजादा फरहान हमें शो कर रहे हैं अपनी हर इनिंग के लिए, जो भी डोमेस्टिक में या पीएसएल में खेली, आज इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली है, और क्या तगड़े चौके और क्या तगड़े छिक्के मार रहे हैं। एक नई लहर का आगाज, एक नए दौर का आगाज किया उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। होपफुली वो इसको कंटिन्यू करें और टीम मैनेजमेंट और कप्तान की तरफ से उनको इनफ स्पेस मिले, मेंटली फ्रीडम मिले, ताकि वो इस जगह को बिलोंग समझ सकें। बहुत देर से सर्किट का हिस्सा है लेकिन अभी तक उनको वो स्टेबिलिटी नहीं दी गई जो कि ज्यादती है उनके साथ, इन जैसे प्लेयर के साथ। और लोगों ने क्या क्या कैंपेनें इनके खिलाफ नहीं चलाई और हवारियों के थ्रू क्या क्या नहीं खिलवाया, लेकिन वो इंसान है कि सिर्फ अल्लाह पे यकीन करता है और मेहनत कर रहा है और अल्लाह उसे रिजल्ट दे रहा है। फिर हारिस की एक दफा फिर बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। 25 बॉलों पे 41 रन की उन्होंने इनिंग खेली है, इंटेंट शो किया दोबारा से। एक जब आउट हो गया था साइम अयूब, दोबारा से आउट हुए, उसके बाद पार्टनरशिप लगाई, 100 रन की पार्टनरशिप गई है इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट वो मान रहे हैं, स्टबन नहीं है बाकियों की तरह। एक जिद पे नहीं अड़ गए, ईगो पे नहीं अड़ गए कि साडे अलावा किसी को खेलना ही नहीं आता, हमारे अलावा पाकिस्तान टीम आगे नहीं चलेगी, अल्लाह चलाएगा। ये कबूतर खाना है, हमारे बड़े कहते थे, ये कबूतर खाना है, यहाँ एक आता है और एक जाता है, पता भी नहीं चलता कौन आया और कौन चला गया। और एक जबरदस्त इनिंग एक तो फिर आई वुड से लंबा करने की जरूरत है। थ्रो कर रहे हैं मोहम्मद हारिस अभी भी बहुत अच्छा स्टार्ट लेके, पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने विकेट अपनी थ्रो की, इस मैच के अंदर भी विकेट थ्रो की। थोड़ा सा सेंसिबल खेलेंगे, अपने एरियाज को पिक करेंगे, कैजुअल नहीं खेलेंगे सर्कल के बाद, सो होपफुली वो इस इनिंग को लंबा 70-80 की इनिंग बनाएंगे। थोड़ा सा सेंस प्रिवेल होनी चाहिए 6 ओवरों के बाद,
कि आपने एक बाउंड्री लेनी है, एक चौका लेना है, एक छिक्का लेना है, उस पर एक ही रिस्क बनता है, ठीक। तो उसके हिसाब से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, 10-12 की एवरेज को मेंटेन करके। यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। अननेसेसरी ट्राइयां नहीं करनी है, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, अपनी फॉर्म को कैश करें। अल्लाह ताला ये स्टार्ट दे रहा है, इसको लंबा लेके जाए। उसके बाद फिर आप देखें हसन नवाज, आई स्टिल बिलीव कि उनका नंबर नहीं है, लेकिन टीम उनको वहां पे यूटिलाइज करना चाह रही है। अभी तक तो वो जो चीज कर रहे हैं बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। आज फिर जैसे ही आते हैं रन्स का फ्लो ऐसे खुलने लग जाता है। हालांकि विकेटें गिरी होती हैं जब भी वो आ रहे होते हैं, लेकिन एट ईज ये आई नो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन जब भी अच्छे प्लेयर, क्लासी प्लेयर आप देखते हैं पास्ट के अंदर, जितने भी गुजरे हैं, जैसे वो क्रीज पे आते थे तो ऐसा ही लगता था उनके पास बहुत टाइम है, बड़ा इजीली प्रेशर को लेते थे। शायद फॉर्म भी है, जब फॉर्म नहीं लगी होती तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, खेलने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। तो जब फॉर्म लगी होती है तो हर चीज डिफरेंट। तो अभी तो हर चीज वो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। होपफुली वो इसी तरह लेके चले। आई स्टिल बिलीव कि 202 जो पाकिस्तान ने किया ये कम स्कोर हुआ है। जिस तरह का आपको इम्पैक्ट मिल गया था सर्कल के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। और ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जो हम बात करते थे, जिस तरह टीमें हमारे अगेंस्ट खेलती थी, हमारे बॉलरों को मारती हैं, इसी तरह हम अब दूसरे को बॉलरों को मार रहे हैं, उनको जो है ना अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी भी हम उस प्रोसेस के अंदर हैं, हम वहां पे पहुंचे नहीं है। अच्छी चीज ये है वहां की तरफ हमने एक स्टार्ट लिया है, एक स्टेप लिया है, और एक बहुत जबरदस्त हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। 15 से 20 रन शॉट है, वो किस तरह T20 के अंदर आपके ओवर्स ड्राई नहीं जा सकते, स्पेशली जब इतनी ज्यादा विकेटें इन हैंड हो। आज आप अगर देखेंगे शादाब खान जो वाइस कप्तान है इस क्रिकेट टीम के, जो कि मुझे नहीं पता है कि अगर तो मैं कुछ मिस कर गया हूं पाकिस्तान की क्रिकेट, तो मुझे शायद आप लोग ठीक कर सके कि कौन सी परफॉर्मेंस के साथ वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आए हैं, कहां पे उन्होंने ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी कि वो पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज में भी थे, उसके बाद इस सीरीज के अंदर भी हैं, शायद वो आगे होंगे। आप जबरदस्ती जब किसी को T20 के अंदर एडजस्ट करने जाते हैं तो आप टीम का नुकसान करते हैं। आप ये देख लें कि अगर आप 10 बॉलों पे शादाब ने 7 किया है, और नीचे यू हैव टू पावर प्ले के अंदर स्टार्ट वेल एंड फिनिश वेल, ये दो ही मेन पोस्चर्स होते हैं ना, चंक होता है जहां पे आपने हर टीम के प्लान बनते हैं कि हमने भाई, जिस तरह एक ओवर की बात होती है कि ओवर का स्टार्ट भी अच्छा करना है और फिनिश भी अच्छा करना है, इसी तरह मैच का भी T20 के अंदर स्टार्ट भी अच्छा करना है पावर प्ले के अंदर, और डेप्थ के अंदर फिनिश भी अच्छा करना है। अब वहां पे आपका शादाब की जगह अगर कोई मेन बैट्समैन पड़ा होता तो वो जबरदस्त तरीके से फिनिश करता। वहां पे तो 4 बॉलों पे 2 छिक्के ही चाहिए होते हैं, नीचे आपका फहीम अशरफ पड़ा हुआ है, नीचे खुशदिल शाह पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि शादाब उनसे ऊपर आ रहे हैं और उनके पास बॉल थे, आज 10 बॉलों पे 7 स्कोर उन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो 10 बॉलों पे 7 उन्होंने किया, 10 पे जो है ना 25-30 स्कोर होता है जो हिटर। अब फहीम अशरफ ऐसी सिचुएशन के अंदर 10 बॉल खेलता जहां उसे पता होता कि यार नीचे विकेटें भी पड़ी हुई है, नीचे खुशदिल भी है, शादाब भी फॉर एग्जाम्पल है, या और भी कोई है, तो अगर वो 10 बॉल खेलता, उसने 10 बॉल पे वहां पे 30 स्कोर बनाने थे सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मारधार का सिस्टम था। या 10 बॉल ना भी खेलता, 4 खेलता, तो उसने 2 छिक्के मारने थे, फिर खुशदिल की बारी आती, वो भी यही करता, फिर शादाब अगर होते या कोई और होते। तो ये 10 बॉलों पे 7 रन का मतलब है कि आप अपनी टीम को 20 रन शॉर्ट करवा गए हैं। और ये यहाँ पे ऐसी ऑपोजिशन जो थोड़ी सी अपना कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है, बांग्लादेश की जो साइड है, वो उनके खिलाफ तो चल जाएगा, लेकिन जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे तो आप यूं इन्हीं 20 रनों की वजह से हारेंगे। और यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है, किसका कहने पे, ऐसे कौन लोग हैं जो ये क्या सोच रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है, लेकिन चंद लोगों को समझ आ रही है कि हाँ इसलिए आपने एक प्लेयर को जबरदस्ती ढालना है। ये हैसन उनके हित में, उनका सिलेक्टर जो है ना हसन चीमा, वो भी बैठे में, ये भी समझ आती है यार, ऊपर से और भी जो है ना उनके काफी ताल्लुक वगैरह, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन हमें मेरिट नहीं नजर आता है इनकी सिलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान ने 3.5 साल के बाद घर में T20 सीरीज जीती है, तो इसलिए तो हेडलाइन न्यूज बनती है, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग मुकाबला बहुत ही फीका था, वन साइडेड था। 7 विकेटें गिर गई 33 रन पे बांग्लादेश की, 201 स्कोर करना था, तो फिर मुकाबला वहीं पे एक तरह से खत्म हो गया मिडवे थ्रू में। 10वें ओवर में पता चल गया था कि विनर कौन है और लूजर कौन है। मगर ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को जीतना था, अच्छी तरह से जीतना था, नया कप्तान, नई टीम मैनेजमेंट, और फिर 2 बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, एक साहबजादा फरहान की, कम बैक कर रहे हैं, बहुत सारे कम बैक्स किए इन्होंने,
मगर उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना और तसल्ली के साथ पिटाई करना और खुल के खेलना, ये चीजें देखनी थी। क्योंकि पीएसएल जो मर्जी कर ले, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें इंटरनेशनल तड़का लगता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट का होती है और उसका प्रेशर अलग होता है। सो उन्होंने एक आधा बॉल में थोड़ी सी नर्वसनेस दिखी थी, एक उनका बहुत ही मुश्किल कैच छुटा था, मगर उसके बाद उन्होंने धमाकादार इनिंग्स खेली। और फिर हसन नवाज की स्टोरी अच्छी से अच्छी होती जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक तरह से आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मिला है, और एक जो गैप एक पहले दिखता था, क्योंकि इस 4 या 5 नंबर के ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया है, कीपर्स को ट्राई किया है, फिर ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की कोशिश की है, ऑलराउंडर्स को प्रमोट किया गया है, पिंच हिटर्स को प्रमोट किया गया है, मगर जो आके इन्होंने रोल निभाया है वो शानदार है। और आई थिंक इनको अब ओपन करने की सोचनी भी नहीं चाहिए, ये खेलें, मिडिल ऑर्डर में खेलें। अगर आप 25 बॉलों में 50 रन इस प्लेयर से मिलता है आपको, तो ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छी शेप में नहीं है तो ये आके संभाल भी लेते हैं, अकल के साथ खेलते हैं और सिचुएशन को बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं। और फिर अगर और ज़्यादा आपने एक्सेलरेटर पे पाँव रखना है तो ये भी वो काम कर सकते हैं। सो ये 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस थी। अबरार ने फिर से अच्छी बॉलिंग की, हैट्रिक पे थे। तो फास्ट बॉलिंग में मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन और अभी बेहतर होगा, क्योंकि आइडली स्पीकिंग आपके पास फ्रंट लाइन का एक बॉलर और होना चाहिए, और उसकी कमी महसूस होती है, टॉप टीम से अगेंस्ट ज़रूर महसूस होगी। मगर बांग्लादेश की टीम जो है वो कहीं होता यही है, और हर दफ़ा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि पहले मैच के जो गलतियां करते हैं उसके बाद दूसरे मैच में और ज़्यादा गलतियां करते हैं और नई गलतियां करते हैं, और तीसरे मैच में और ज़्यादा गलतियां होंगी। सो ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टेक से सीख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक रूटीन वर्क हो गया उनका, कि उन्होंने ये गलतियां करनी है। सो एक इस तरह से आपका डिफीटिस्ट माइंड जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले से ही पता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, और ये फीलिंग अगर किसी भी टीम में आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को दोबारा खड़ा करना। मगर एक अभी मैच और है, सीरीज तो हार गया बांग्लादेश, मगर एक मैच और है इंप्रेस करने के लिए और अपनी गलतियां सुधारने के लिए। सो क्लस्टर में जब विकेट्स गिरी बांग्लादेश की, तो यहाँ पे एक तो बहुत ही ज्यादा किसी को अकल के साथ खेलना था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कप्तान भी थे लिटन दास, वो हृदय की एक कंफ्यूजन के बाद जो उन्होंने जिस तरह से हिट लगाई, मुझे ऐसे लगा कि फ्रस्ट्रेशन उनमें बहुत थी, और उस फ्रस्ट्रेशन में जो है वो आउट भी हो गए। सो उनको भी समझना है, उनको समझना है कि आपके जो को प्लेयर्स हैं वो कई दफ़ा गलती करेंगे, मगर आपको ठंडे मिजाज रखना है, आपको टेम्परामेंटली स्ट्रांग होना है, और लीड करना था लिटन दास को, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये बैटिंग करते हैं और एक फ्रंट लाइन के इंटरनेशनल बल्लेबाज हैं। मिडिल ऑर्डर में मुश्किल होती है बैटिंग, सो वहां पे आके इनको लिंक बनना है टॉप ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर का। सो और ज़्यादा तवज्जो के साथ खेलने की ज़रूरत है। और वही बात है कि स्टार्ट्स जो हैं तो मिडिल ऑर्डर में मिले नहीं, मगर जिसको भी स्टार्ट मिले फिर वो कोशिश करे कि वो 20 ओवर्स खेलें। अभी तक तो यही नहीं बांग्लादेश के साथ हुआ कि एक भी बल्लेबाज कोई 10 ओवर्स का स्पेल निकाल दे। और फिर बॉलिंग में भी यही था कि पैचेस में अच्छा था, एक विकेट मिली जल्दी से, साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, उसके बाद कैपिटलाइज नहीं किया। शरीफुल जो है वो अनफिट हो गए, उनका ग्रॉइन खिंच गया, तो इससे भी प्रॉब्लम हुए हैं। मगर वो जो एक होती है ना कि आप दिख रहे हैं कि जैसे कि आप विकेट्स ले रहे हैं या आप डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी डिफेंसिव बॉलिंग अच्छी की बांग्लादेश ने एंड में, मगर अगर 170 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं और 5 ओवर्स अभी रहते हैं या 4 ओवर्स रहते हैं, तो फिर आपकी रिकवरी भी अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। सो बहुत ज्यादा रन्स करवा दिए, साहबजादा ने टिकने नहीं दिया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेले, खुल के खेले, तसल्ली के साथ छक्के लगाए, और जैसे होता है ना एक बेखौफ और बिल्कुल खातिर में नहीं लाए बांग्लादेशी बॉलर्स को। तो भाई टैलेंट मिल गया, पाकिस्तान को टैलेंट मिल गया, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये हमारे क्रिकेटर्स बोलेंगे, हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे। ओ जी कमाल की कप्तानी कर दी सलमान आगा ने, कप्तानी क्या कमाल थी, क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। और जो लड़के थे, नया टैलेंट आया भाई, हसन नवाज क्या परफॉर्म किया है, साहबजादा फरहान ने क्या परफॉर्म किया है, और दूसरों ने क्या परफॉर्म किया है, हसन अली ने क्या बॉलिंग की है पहले T20 में। इन सब की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम T20 सीरीज जीत गई, और क्या खूबसूरत टैलेंट मिल गया है। साहबजादा फरहान का तो मैं वैसे ही कह रहा था इतने अरसे से कि वो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, ऊपर के नंबर पे उसको भेजना चाहिए। बाकी जो नए लड़के आए हैं, हसन नवाज या और दूसरे, उनकी वो वाह वाह नहीं, आपकी सोच है भाई। मैंने पहले ही कह दिया था
कि बांग्लादेश की जो टीम है उसको तीनों मैच इतने बुरे तरीके से हराने चाहिए कि इनको लग पता जाए कि जी हम टेस्ट सीरीज अपनी सोच, अपनी थकी हुई सोच की वजह से गंदी पिचेस बना के हम हारे। लेकिन T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है। हमारे नए टैलेंट के बावजूद बांग्लादेश की टीम बहुत वीक है और आपने देख लिया दोनों T20 में बुरे तरीके से आ रहे हैं और आखिरी T20 भी ऐसे ही आ रहेंगे। कप्तानी देख ले बांग्लादेश की, कप्तान की आखिरी ओवर्स 5 ओवर रह गए उसमें भी 3-3 ओवर स्पिनर से करवा रहा है। उसके बाद फास्ट बॉलर में वैसी जान तपड़ नहीं है इनमें, किससे बॉलिंग कराएं, स्पिनर से बॉलिंग करानी है। और हमारे प्लेयर स्पिनर्स पे अच्छे हैं बस। अभी आगे जब तगड़ी क्रिकेट होगी, तगड़े फास्ट बॉलर्स होंगे, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं जिन्होंने स्पिनर्स पे ही सिर्फ छक्के मारे दोनों मैचेस में, फास्ट बॉलर्स पे उठा के देख लें कितने छक्के इन्होंने मारे। मुझे पता है कि हमारे बैट्समैन पीछे की बॉल पे बहुत वीक है। जब ये अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आएंगे, आप देख लेना ये पीछे की बॉल पे कैसे आउट होंगे, उल्टे सीधे बल्ले चलाएंगे। क्योंकि इनकी जो टेक्निक है, स्पेशली अगर मैं हारिस की बात करूं या और प्लेयर्स की, मैं साहबजादा फरहान की भी चले बात कर लेता हूँ। साहबजादा फरहान भी एक टाइम पे देखा जब बहुत खुली डुल्ली क्रिकेट खेलता है और जब वो मारने जाता है तो एक ही तरफ से मारने की कोशिश करता है, सिर्फ ऑन साइड पे। जब अच्छे फास्ट बॉलर होंगे फिर देख लेना। अभी यही हसन नवाज ने जो छक्के मारे स्पिनर्स को, आप देख लें जब फास्ट बॉलर्स ने एंड में 2 ओवर फास्ट बॉलर 3 ओवर किए, कितने छक्के मारे हसन नवाज ने। एक छक्का मारा वो जो उसने स्लो वन किया था जिसपे उसने मिड विकेट में मारा। उसके बाद जितनी भी बॉलें थी सब यॉर्कर्स थी, पीछे की बॉल भी थी, बिल्कुल छक्के नहीं लगे। क्योंकि हमारे लड़कों की टेक्निक जो है वो फास्ट बॉलर्स पे इतनी अच्छी नहीं है। स्पिनर्स स्लो आता है, पाकिस्तान की पिचेस में बॉल ब्रेक होता नहीं है, उस पेस को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी बात ये, पीछे बाउंसर उस स्पिनर का आता नहीं है, ये घबराते नहीं, इनके बैकफुट पे जाते नहीं, ये ऊपर ही रहते, जिसकी वजह से इनका फ्लो जो है वो अच्छा बना रहता है सामने की बॉल्स पे, स्पिनर के ऊपर, जिसकी वजह से छक्के मारते हैं। और उनका कप्तान के पास फास्ट बॉलर है ही नहीं, जाहिर बात है मजबूरन उसने स्पिनर से बॉल करवाना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये PSL में छक्के मार के, स्पिनर्स को मार मार के छक्के, या हमारे कुछ फास्ट बॉलर जो उनकी गुड एरियाज में गेंद करते रहते हैं। अभी आप देख लेना जब अच्छी टीम आएगी, इनके आगे स्पिनर से बॉल ही नहीं करनी है। उनको आएंगे जैसे ही फास्ट बॉलर सामने आएंगे, पीछे की बॉल पे रखेंगे और फारिग हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि बैटिंग देख ले बांग्लादेश की, सिर्फ ऊपर के 1-2 प्लेयर हैं, बाकी सब फारिग, टीम ही नहीं है ना, बिल्कुल बेकार टीम है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि यार मुझे शर्म आती है, मुझे हैरत होती है कि हमारी ये जो नए लड़के भी हैं, इसके बावजूद भी अगर हम कहते हैं जी अफगानिस्तान हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं बांग्लादेश हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी श्रीलंका जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी UAE जीत जाएगी, ठीक है, तो मतलब यानी हैरानगी की बात है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इन टीम से जब मैच हो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे ये हमारा टैलेंट भी क्यों ना खेल रहा हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इन टीम से हार जाएं। अगर हम ये भी सोचते हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल फारिग हैं इन टीम्स के हिसाब से। अब आप देख ले हमारी टीम शायद 8वें रैंकिंग में, वो 9वें पे है। अब ये सीरीज जीतेंगे, एक आध और रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। तो हमारी रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं है। हमने अब रैंकिंग कैसे बेहतर करनी है ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स बताएंगे, जो बैठ बैठ के कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को वनडे में नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को उसमें नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं हैरान हूं, अपनी एवरेजेस, अपनी क्रिकेट के हालात चेक करो जो खेली गई, सब हमारे क्रिकेटर्स ने जिन जिन ने खेली, वो बाबर के बारे में कहते हैं भाई उसकी 50-55 की एवरेज ODI क्रिकेट की, ठीक है ना। तो मतलब यानी मुझे पता है ना यार, पर्सनल है, सब पर्सनल है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ चुका हूँ। इवन रिजवान भी, क्या परफॉर्मेंसेस तीनों फॉर्मेट में दोनों की। और अभी टीवी पे बैठ के पता क्या बोलने लग जाएंगे, ये इस थकी हुई टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के हमारे लड़कों, ओ जी बाबर आजम रिजवान का टैलेंट मिल गया जी, बाबर आजम रिजवान का टैलेंट मिल गया। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, जब नए लड़कों को मौके देते हो, अगर वो एक आध मैचेस में परफॉर्म करता है तो उसको सर पे मत चढ़ा लिया करो। तो उसके लिए मैं पता क्या बोलता हूँ, आपको पता है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।